हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार और आप लोगों को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। पासवे पर नेक्सस ऑफ सक्सेस पे हमने जो पढ़ा था चैप्टर अभी हड़प्पा सभ्यता 12वीं क्लास का जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर था, उसका हमने टॉपिक बाय टॉपिक सारा सॉल्यूशन कर दिया था। अब रह गया था इसका क्वेश्चन आंसर। तो मैं आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं। पहले हम इसके 3 मार्क्स वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर इसका 8 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो मैंने इसका 1 नंबर वाले फिलअप वाले क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए थे। ठीक है, तो देखते हैं इसके 3 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या क्या है क्वेश्चन और कैसे इसे करना है वो समझाता हूं। मैंने यहाँ लिख रखा है इसके पॉइंट्स को, मैं पॉइंट्स से आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो क्वेश्चन है 3 नंबर वाला, आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे या फिर जो दिल्ली में बच्चे हैं उनको सपोर्टिंग मटेरियल जो मिलती है, उसका जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आंसर मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि सपोर्टिंग मटेरियल में क्वेश्चन आंसर नहीं दिया जाता और एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर समझ में जल्दी नहीं आती है, इसलिए मैं करा रहा हूं। अगर सपोर्टिंग में से क्वेश्चन आंसर होता तो शायद नहीं कराता मैं। तो ऐसा क्वेश्चन जो पहला है वो है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षिप्त वर्णन करना है। ऐसे मैंने जब टॉपिक पढ़ाया था उसी समय मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का वर्णन मैंने कर दिया था, पर क्वेश्चन में पूछा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षिप्त वर्णन करें। तो दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को बता देता हूं, को आंसर कैसे से लिखेंगे वो बता रहा हूं मैं। देखिए, सबसे पहले हम अगर मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार पूछता है तो मैंने पढ़ाते समय आप लोगों को बताया था कि मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला है दुर्ग के अंदर, वो एक चौकोर वर्ग आकार का एक बहुत बड़ा तालाब टाइप का है। उस तालाब में विशेष अनुष्ठानिक कामों के लिए उसका प्रयोग किया जाता था, नहाने के लिए। ठीक है, तो उसी का हमें वर्णन करना, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो कैसे बनाया गया, उसमें पानी कहां से आता है, उसी का डिटेल बताना है क्वेश्चन के अंदर। देखिए, इसका पहले सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कितना लंबा है, तो जो ये तालाब था या जिसको हम विशाल स्नानागार बोलते हैं, ये 40 फीट लंबा था। कितना? 40 फीट लंबा था। तो पहला अगर हम पॉइंट लेंगे तो लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार जो मिला है वो 40 फुट लंबा है। 23 फुट ये जो विशाल स्नानागार है वो चौड़ा है, इसकी लंबाई 40 फुट है और 23 फुट इसकी चौड़ाई है। अगर हम इसकी गहराई की बात करते हैं तो ये 8 फीट मैक्सिमम गहरा है, 8 फीट तक इसकी गहराई रखी गई थी। और इसमें उत्तर और दक्षिण की दिशा से उतरने के लिए इसमें सीढ़ियां बनाई गई थी। उत्तर और दक्षिण दिशा से इसे उतरने के लिए इसमें सीढ़ियां बनाई गई थी। तो क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसके हम 3 ही पॉइंट या 4 पॉइंट को मैक्सिमम डिफाइन करेंगे। पॉइंट तो इसमें बहुत सारे बनेंगे, लेकिन आप लोगों को केवल वहां नंबर से मतलब है कि आपको 12वीं क्लास में मैक्सिमम नंबर आ जाए। तो हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पेपरों के अंदर हम इसके 3 या 4 पॉइंट को डिफाइन करेंगे, उससे हमें पूरा नंबर इसका मिल जाएगा। लेकिन ये भी बात याद रखना आप लोगों को कि जब क्वेश्चन आप करोगे, आंसर अटेम्प्ट करोगे, तो उसमें हमें पॉइंट्स में ही इसको डील करना है। इसके पूरा पैराग्राफ बना करके नहीं लिखना है, उससे वो नंबर टीचर नहीं दे पाता पैराग्राफ में। तो जिस तरह से मैंने लिखा है ये इसके पॉइंट्स बना करके ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोगों की आर्थिक गतिविधियां क्या थी। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे, क्या पैसे कमाने के लिए या आर्थिक गतिविधियां क्या करते थे। जैसे उनको कुछ सामान खरीद लेन बिक्री करनी होती थी, वो क्या क्या चीजों खरीदते थे, बिक्री करते थे, जिससे उनके पास में पैसा आता हो। ठीक, तो सबसे पहले हमने पढ़ते समय पढ़ा था कृषि। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कृषि के बारे में पहले से ही पता थी और वो कृषि करते थे। और कृषि में ये लोग, खेत इनके वर्गाकार के होते थे, बैल और हलों का प्रयोग करते थे कृषि करने के लिए। लोग हाथों से छिड़क करके बीजों को खेतों में लगाया करते थे। एक ही खेत के अंदर ये लोग 2 प्रकार की फसलें उगाया करते थे। तो अगर कृषि आप जैसे ही पॉइंट लिखेंगे इसमें आर्थिक इसकी गतिविधियों में, तो कृषि को डिफाइन करेंगे इस प्रकार से। दूसरा आता है इसमें पशुपालन। क्या आता है? पशुपालन। तो हमने देखा पीछे पढ़ते समय चैप्टर में कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन भी किया करते थे। इनके पास में बैल, बकरियां, भेड़, ठीक है, गाय पालतू जानवर के रूप में पाई गई है। ठीक है, उसके भी लेन देन ये लोग, हो सकता है इसका दूध बेचते होंगे, इनके मांसों को बेचते होते एक जगह से दूसरी जगह बेच करके, उससे भी ये लोग अपने आर्थिक गतिविधियों करते होंगे, मतलब पैसे कमाते होंगे। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है व्यापार। तो हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के दूर के देशों के साथ में भी व्यापारिक संबंध थे, जैसे ओमान से, अफगानिस्तान से, ईरान से, मिस्र से। ठीक है, तो इन देशों से इनके संपर्क होने से ये लोग क्या करते थे कि अपने यहाँ की वस्तुओं को दूसरे यहाँ की वस्तुओं से खरीद बिक्री करते थे। तो व्यापार से भी सॉरी व्यापार से भी इनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। इसके बाद
सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड के बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन जो है आर्थिक और सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में क्या आर्थिक और सामाजिक विभिन्नताएं थी, क्या समाज में ऊंच नीच था, क्या समाज में गरीब और अमीर लोग थे, इसे अगर पूछता है बताने के लिए, तो इसके लिए हम इन निम्नलिखित पॉइंट्स से उसको बता सकते हैं। जैसे समाधान, समाधान मतलब होता कब्रों, कब्र। तो अगर हमें आर्थिक और सामाजिक विभिन्नताओं को देखना है तो सबसे पहले इतिहासकारों ने एक तरीका निकाला समाधानों का रिसर्च करने का। जो वहां पर कब्रें थी जो दफनाई गई थी उसको उन्होंने रिसर्च किया, उसकी खुदाई किया। उसे खुदाई करने से उनको पता चलता है कि समाज में विभिन्नताएं थी कि नहीं थी। जो कब्रें ऐसे ही गर्त में दफनाई गई थी उन्होंने सहसा अंदाजा लगाया कि ये शायद अमीर गरीब लोगों की नहीं होगी, और जिन कब्रों में ईंट की चुनाई वगैरह करके बनाया गया था ये शायद अमीर लोगों की नहीं होगी। तो समाधानों में ये बताना आप लोगों को। इसके बाद आता है विलासिता की वस्तुएं। हड़प्पा सभ्यता के अंदर वो वस्तुएं जिनको बनाना कठिन था, कई सारे तकनीक लगा करके बनाई जाती थी। उनमें से जैसे फायांस था, ये वस्तुएं जहां पर मिली है वो बस्तियां जहां पर फायांस वगैरह मिला वो बस्तियां शायद अमीरों की नहीं होगी, और जहां पर ऐसी ही साधारण मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं मिली है वो शायद गरीबों की नहीं होगी। तो ये आर्थिक और सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करने का दो तरीका हो गया। ठीक है, इन दोनों चीजों को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हमारे क्वेश्चन का संतुष्टिजनक आंसर मिलता है। आर्थिक और सामाजिक विभिन्नताओं को जानने में ये दोनों क्वेश्चन हमें दोनों पॉइंट्स हमें मदद करते हैं। इसके अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखें जो थर्ड मार्क्स वाले 3 मार्क्स वाले जो हैं उसमें शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान, मतलब कहने का कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर इतिहासकार जो है हमारे या प्रत्नतत्वविद जो है वो शिल्प केंद्रों की पहचान कैसे करते हैं, कैसे बताते हैं कहां पर क्या उत्पादन होता होगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं से भी दिखा सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, प्रस्तर पिंड। प्रस्तर पिंड मतलब कि जो पत्थर के टुकड़े वगैरह हैं टूटे फूटे उनको इतिहासकार ढूंढते हैं, और ढूंढने से उनको पता चलता है कि यहाँ पर यदि पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं तो यहाँ पर पत्थर से संबंधित कार्य होता होगा। इसके बाद शंख और तांबा और अयस्क। हम सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शंख का बहुतायत मात्रा में प्रयोग करते थे मनकों को बनाने के लिए, ठीक है, शिल्प उत्पादन के लिए। और शंख से बनी हुई वस्तुएं सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता में नागेश्वर और बालाकोट से मिलती हैं। यहाँ पर रिसर्च करने के बाद में अगर शंख उनको मिलता है वहां पर वस्तु पर टूटा फूटा तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर शंख के कार्य होता होगा। तांबा व अयस्क के काम जहां पर होता होगा वहां पर भी तांबा व अयस्क उनको मिट्टी में दबा होगा, खुदाई के दौरान मिला होगा, जिससे कि आसानी से बता सकते हैं कि ये शिल्प उत्पादन के केंद्र रहे होंगे। अगला है औजार ढूंढते हैं ये लोग कि औजार क्या टेक्नोलॉजी, औजार जो सामान वगैरह बनाने के लिए जो औजार था क्या वो मिलता है, और जिन जगहों पर औजार वगैरह भी मिले उन्हें खुदाई के दौरान, इससे भी इतिहासकार ये बता सकते हैं कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन होता होगा। अगला जो पॉइंट है त्याग दिया गया वस्तुएं, कुछ ऐसी वस्तुएं रही होंगी पुरानी हो गई होंगी टूट गई होंगी उनको वहीं पर लोग छोड़ देते थे। अगर ये खुदाई के दौरान मिलती है तो जिससे इतिहासकार आसानी से पता लगा लेते थे कि त्यागी गई वस्तुएं यहाँ पर अगर पड़ी है तो यहाँ पर उत्पादन केंद्र रहा होगा। एक लास्ट आता है कूड़ा और करकट, मतलब कि जब शिल्प उत्पादन करते होंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें छोटी छोटी टूटी हुई फूटी हुई रह जाती होंगी, उनको वो इतिहासकार उनके जो मन के बनाने वाले जो लोग होंगे शिल्पकार जो होंगे वहीं पर छोड़ देते होंगे, और बाद में इतिहासकार ने जो खुदाई किया तो ये सारी वस्तुएं मिली। इन वस्तुओं को मिलने से उन्होंने सहसा ही अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन के ये केंद्र रहे होंगे, यहाँ पर शिल्प उत्पादन होता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो इसका है ये है जल निकास प्रणाली। मतलब क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से 3 नंबर वाले में कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। तो जल निकास प्रणाली में अगर हम वर्णन करने की बात आती है तो हम पॉइंट्स बना करके इसे लिखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें नंबर मिले। पहला जो हम पॉइंट बनाएंगे इसका, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, नालियां जो थी यहाँ की बनी हुई, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपनी नालियां जो बनाई थी वो मिट्टी के गारे से, ठीक है, चूने और जिप्सम का प्रयोग करके। नालियों को किससे बनाया, मिट्टी के गारे, चूने और जिप्सम का प्रयोग किया था ताकि नालियां मजबूत और चिकनी बने जिनसे पानी आराम से वहां से जा सके। दूसरा उन्होंने जो तरीका लगाया था इसमें, नालियों को उन्होंने अपने जब नालियां उन्होंने बनाई तो नालियों को बनाने के बाद में उसे पत्थरों से ऊपर से ढक दिया था ताकि उसमें कूड़ा करकट बाहर के ना जाए और नालियां साफ बनी रहे, और जब इनको साफ करना होता था तो उसे पत्थर को हटा करके नालियों को आराम से साफ कर लेते थे ये लोग।
तीसरा तरीका इन्होंने क्या अपनाया, तीसरा तरीका था इनको कि नालियों को ये लोग नियमित सफाई करते रहते थे ताकि पानी आराम से निकलता रहे। नालियों को ये नियमित रूप से सफाई करते रहते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। और चौथा पॉइंट बताएंगे कि बारिश के पानी को निकलने के लिए बड़ी नालियों का घेरा इन्होंने 2.5 से 5 फुट का इन्होंने बनाया था। बड़ी नालियों और बारिश के पानी को निकलने के लिए बड़ी नालियों का जो घेरा बनाया इन्होंने वो 2.5 से 5 फुट तक का बनाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली को समझाइए, तो आपको इन पॉइंटों को बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन जो पूछता है आप लोगों का 3 मार्क्स में वो है पश्चिमी एशिया के साथ में व्यापारिक संबंध। मतलब कहने का कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पश्चिमी एशिया के किन किन देशों के साथ में व्यापारिक संबंध था और क्या क्या लोग व्यापार करते थे उसके बारे में बताना है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से तो याद रखना आप लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ओमान, अफगानिस्तान, ईरान, मिस्र वगैरह के साथ मिलकर व्यापारिक संबंध थे। तो सबसे पहले हम ओमान के बारे में बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का ओमान से व्यापार होता था। ओमान से लोग तांबा खरीदा करते थे। ओमान के तांबे में निकल की मात्रा ज्यादा होता था। ओमान से एक इस आकार का बड़ा सा एक बर्तन मिला था ओमान से, ठीक है, जिससे ये इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि ओमान से हम लोग लिक्विड के कुछ सामान देते होंगे हड़प्पा सभ्यता वाले, वहां से तांबा लेकर के आते होंगे। तो पहला पश्चिमी सेक्शन व्यापारिक संबंध बताएंगे तो ओमान से क्या लाते थे हम लोग, तांबा लेकर के आते थे। सेकंड है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हम लोग क्या लाते थे, अफगानिस्तान से हम लोग काफी महंगा नीले कलर का पत्थर होता था लार्ज वर्द मरिक, हम वहां से अफगानिस्तान से लेकर के आते थे ये पत्थर, जिससे कि हमारे यहाँ मन के बनाने में ये इसका प्रयोग किया जाता था। इसका थर्ड जो है ईरान से हम लोग खाने की वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। ईरान से हम लोग क्या करते थे, खाने की वस्तुएं खरीदा करते थे। तो ये 2 क्वेश्चन हुआ आप लोगों का। जल निकास प्रणाली के बारे में पूछेगा तो ये बताना आप लोगों को, पश्चिमी सेक्शन व्यापारिक संबंध बताना है तो ओमान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ में आराम से बता सकते हैं। जो आप लोगों को सपोर्टिंग मटेरियल में अगला क्वेश्चन है वो है पतन के कारण, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या रहे होंगे। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसी समय आप लोगों को डायग्राम बना के बता दिया था, 6-7 पॉइंट मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण था। उसमें से यहाँ केवल क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप हड़प्पा सभ्यता के पतन के 3 कारण बताइए। तो हम 3 कारण बताएंगे, बाढ़ आना, भूकंप आना और बाहरी आक्रमण, ठीक है। तो बाढ़ आने के कारण कैसे ये बस्तियां उजड़ गई होंगी, नदियों में अचानक बाढ़ आया होगा, यहाँ के लोगों के घर इतने मजबूत नहीं बने होंगे, या फिर कुछ मजबूत थे भी लेकिन अधिकतर मजबूत नहीं थे, वो फूस के बने होते थे, जिससे बाढ़ के पानी को झेल नहीं पाए और सहन नहीं कर पाए, और वहां से बाढ़ के पानी ने सारे घरों को डिस्ट्रॉय किया, तोड़ दिया, जिसके कारण वहां से लोग मजबूर हो जाने के लिए इधर उधर। इसके बाद आता है भूकंप। ये भूकंप वगैरह आज भी आते हैं और पहले भी आते रहे होंगे, तो भूकंप के कारण के घर बर्बाद होंगे, जिससे लोग वहां से जाने के लिए मजबूर होंगे। और अगला आता है बाहरी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के ऊपर ईरान से की तरफ से आने वाले आक्रमणकारियों ने इसके ऊपर आक्रमण किया और इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन थे इसके, ठीक है, 3 क्वेश्चन इसको हमने डिफाइन कर लिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें कौन कौन से हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए जो आगे क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। देखिए अब 3 नंबर वाले में एक क्वेश्चन और बच गया, पहले उसको डिस्कस करते हैं हम। 3 नंबर वाले में जो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आवासीय भवनों की विशेषता बताइए। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आवासीय भवनों की विशेषता बताइए, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो रहने के लिए भवन बनाए थे उसकी क्या विशेषता थी। बेसिकली हम देखें तो मोहनजोदड़ो में जो निचला शहर मिला है उस निचला शहर की विशेषता पूछ रहा है। तो इस विशेषताओं पर अगर हम ध्यान दें तो पहला है कि हड़प्पा सभ्यता में जो भवन बनाए गए थे, ये भवन जो थे सारे के सारे एक आंगन के ऊपर केंद्रित थे। बीच में एक आंगन होता था, चारों तरफ से वर्गाकार के कमरे बने होते थे और सभी कमरों के दरवाजा आंगन की तरफ खुले होते थे, ठीक। तो पहला हो गया, अगर आवासीय भवनों की विशेषता पूछेगा तो बताओगे आप लोग कि सारे के सारे जो भवन बनाए गए थे वो आंगन पर केंद्रित बनाए गए थे, एक आंगन के ऊपर केंद्रित बनाए गए थे, पहला। सेकंड, भूमि तल पर, मतलब कहने का कि जो फर्स्ट जो फ्लोर होता था, ग्राउंड फ्लोर जो होता था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर नहीं, ग्राउंड फ्लोर, उस पे किसी प्रकार की दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी, जैसे कि इनकी प्राइवेसी बनी रहती थी। ये लोग खिड़कियां नहीं बनाते थे।
सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में देखें तो इनका जो मुख्य द्वार होता था, मुख्य द्वार से आप अंदर की तरफ नहीं देख सकते थे, अंदर मतलब कि आंगन का अवलोकन नहीं कर सकते थे। उसके पीछे रीजन था कि इनके जो दरवाजे होते थे वो जिगजैग बने होते थे, एक दरवाजा इधर तो दूसरा दरवाजा इधर, इस तरह से बने होते थे कि आप ऐसे प्रवेश करो फिर ऐसे आना पड़ता था, जिससे कि आंगन में अंदर जो आंगन के अंदर जो काम होता होगा बाहर के लोगों को दिख ना पाए। तो इनके आवासीय भवनों की मुख्य विशेषताएं थी। इसमें और भी चीजें कई सारी हैं, बट हमें 3 नंबर का ही करना है, मैंने इसलिए 3 ही पॉइंट इसके बताए हैं, जिससे कि आपको 3 नंबर आराम से मिल सके। तो ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन सारे हो गए हमारे। अब इसमें 8 नंबर वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंदर, हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जो मेन इसके क्वेश्चन है जो आते हैं, बार-बार पूछे जाते हैं, उसमें से है एक क्वेश्चन जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछता है 8 नंबर में, पूछता है कि हड़प्पा की नगर निर्माण योजना, हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना के बारे में बताइए। हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना के बारे में बताइए। तो सबसे पहले अगर नगर निर्माण योजना पूछता है तो हमें सबसे पहले इसके एक नियोजित शहरी केंद्र के बारे में बताना होगा। हम बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता में एक नियोजित शहरी केंद्र का निर्माण किया गया था। जैसे हम मोहनजोदड़ो में देखते हैं कि 2 प्रकार के भवनें बनाई गई थी, दुर्ग और निचला शहर। और दुर्ग और निचला शहर के हम बताएंगे बारे में, इसके डिफाइन करेंगे इसको। तो एक पॉइंट होगा हमारा, एक नियोजित शहरी केंद्र था हड़प्पा सभ्यता। दूसरा, नालों का निर्माण। हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने बड़े सुनियोजित तरीके से अपने पानी को, अपने घरों से पानी को निकालने के लिए नालों का निर्माण किया था इन लोगों ने। ठीक है, तो हम नालों के इसके निर्माण के बारे में बताएंगे कि इनके नाले एक ग्रिड पद्धति का अनुसरण करते थे, ग्रिड पद्धति पर एक दूसरे को काटते थे ये लोग। ठीक है, तो ये बताना है कि छोटे नाले किस तरह से बड़े नाले में मिलते थे, हर कमरे का एक घर का दीवार जो होती थी वो नाले से मिलती थी, ये डिफाइन करेंगे। फिर इसके हम गृह स्थापत्य कला, इसके भवन निर्माण कला के बारे में बताएं, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को भवनों के बारे में। इसमें हम भवन निर्माण कला पूरा डिफाइन करेंगे। और उसके बाद इसके दुर्ग के बारे में कि दुर्ग के अंदर जो बड़े-बड़े स्नानागार बनाए गए थे किस काम में आ रहे थे। अगर हम इन सारे पॉइंटों को, इन चारों पांचों पॉइंटों को हम डिफाइन कर देते हैं सही से, तो हमें 8 मार्क्स मिलेगा, कोई से रोक नहीं सकता है। ये 8 नंबर वाला पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं हम कि सबसे ज्यादा आजकल ये क्वेश्चन पूछता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोगों को। हड़प्पा की मुख्य देन क्या है? हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन क्या है? मतलब कि हड़प्पा सभ्यता वालों ने हमें आधुनिक लोगों को क्या सिखाया? तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी देन हमारे लिए है वो है शहरी केंद्र। इन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से शहरों को डेवलप किया जाता है, शहरों कैसे बसाया जाता है। तो हमें शहरों को डिफाइन करके बताना है इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर। दूसरा जो इसका पॉइंट बनेगा वो नालों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने हमें बताया कि नालों का निर्माण कैसे होता है और नालों को हमें डिफाइन करना है कि हड़प्पा सभ्यता में नालों का निर्माण किस प्रकार से किया गया था, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को। भवन निर्माण कला के बारे में बताना है। यहाँ मैंने बताया 3 नंबर वाला क्वेश्चन में भवन निर्माण कला इनकी कैसी थी, वो सारी चीजें इसमें लिख देनी है। विदेशों से व्यापार, हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने विदेशों से संपर्क बना रखा था, विदेशों से व्यापार करते थे, जिससे कि हमने बहुत सारी चीजें उनसे सीखी कि हम विदेशों से हमें संपर्क कैसे रखना चाहिए। अगर वो लोग उस जमाने में विदेशों से संपर्क अच्छा रख सकते थे तो हम आज भी विदेशों से संपर्क अच्छा रख सकते हैं और अच्छा रिलेशन रखने का हम व्यापार वगैरह भी उनसे कर सकते हैं। ये चीजें हमने सिखाया उन लोगों ने, हड़प्पा सभ्यता वालों ने। इसके बाद मोहरे बनाना, सिक्के कैसे निर्माण करते हैं, सिक्के कैसे प्रचलन करते हैं, उन्होंने हमें सिखाया इन सब चीजों को। इसके बाद मुद्रांकन देखा हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते समय कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किस प्रकार से अपने वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए मुद्रांकन का प्रयोग किस प्रकार से करते थे, जिससे कि सेफ और सुरक्षित उनकी वस्तुएं दूसरी जगह पहुंच जाए। तो वो भी चीजें हमें सिखाया उन्होंने। इसके बाद लिपियां, बेशक हमने हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, हम उसके बारे में नई जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं, लेकिन उन्होंने हमें सिखाया कि आपको अगर व्यापार करना है तो आपको लिखने और पढ़ने आनी चाहिए। तो हड़प्पा सभ्यता की हमारे लिए मुख्य देन यही है, हमने उनसे ये सारी चीजें सीखी है। तो इन सारे पॉइंटों को आपको डिफाइन करके बता देना, जिससे कि आपको 8 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, जो थर्ड क्वेश्चन इसका 8 नंबर वाले में, वो है कृषि और प्रौद्योगिकी के बारे में। पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कृषि और प्रौद्योगिकी के बारे में विस्तार से बताइए। तो हम बताएंगे सबसे पहले कृषि के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि काफी उत्तम किस्म की करते थे, बैल और हलों का प्रयोग करते थे कृषि में। ये लोग खेतों में सिंचाई के लिए नहरों का, कुओं का और तालाबों का इस्तेमाल करते थे, ये लोग प्रयोग करते थे। फसल उगाते थे ये लोग, सफेद चना, तिल, कपास, गेहूं, जौ उगाते थे। इसके बारे में हमें बताना है यहाँ पर। तो ये हो गया कृषि के लिए, ठीक है। और इसके बाद में प्रौद्योगिकी के बारे में, तो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, जो भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने हल का प्रयोग किया, उसमें टेक्नोलॉजी में फावड़े का प्रयोग किया, उसके बारे में बताना है। और इसके बाद निर्वाह के तरीके में क्या क्या वो हर चीजें खाते थे, ये सारी चीजें अगर हम डिफाइन कर देते हैं तो हमें इसमें इस क्वेश्चन में 8 नंबर मिलेगा।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता हमने टॉपिक बाय टॉपिक सारा कवर किया। कवर करने के बाद में मैंने आप लोगों को एक वीडियो के अंदर सारे इसके 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स वाले वो मैंने सारे कवर कराए। आज मैंने 3 नंबर वाले और 8 नंबर वाले जो इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने कवर करा दिया। आराम से अगर आप लोग देखते हैं इसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, या फिर इस वीडियो को पॉज करके आप लिख लेते हैं और सुनते हैं, तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से एक-एक पॉइंट मैंने सारे इंट्रोडक्शन से लेकर के इसके पतन तक का और फिर इसके सारे क्वेश्चन आंसर मैंने सही से वो करा दिए। इसी प्रकार से अगर अगले चैप्टर को सुनना है, देखना है, जानना है और समझना है इसके बारे में, अच्छे मार्क्स लाना है 12वीं क्लास में, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका बेल आइकन जरूर दबा कर रखें, जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो आपके लिए मिलती रहे और आपके लिए लाभदायक बनी रहे। थैंक यू।